पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा कि कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में इवन जब वैक्यूम होता है तो उससे डिफरेंट एक करंट जैसी एक क्वांटिटी वहाँ भी रहती है जहाँ वैक्यूम होता है। और ये कब होती है? जब उस वैक्यूम में यानी उस स्पेस में एक वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और उस वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये डिस्प्लेसमेंट करंट नाम की जो करंट है ये अपीयर होती है और इस करंट की वजह से एक वायरिंग मैग्नेटिक फील्ड अपीयर हो जाता है। तो डायरेक्टली हम ऐसा बोल सकते हैं कि वायरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से एक वायरिंग मैग्नेटिक फील्ड हमें मिल जाता है। और फिर वायरिंग मैग्नेटिक फील्ड जहाँ होगा फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग, जहाँ वायरिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा वहाँ पर एक को अगर हम एक सेंटेंस में कहें ये हमें मिल जाता है। और वो किस तरह का होता है, उनके डायरेक्शंस किस तरह होते हैं, ये भी हमने पिछली बार में पढ़ा था। तो जैसे कि ये अगर हमारा मैग्नेटिक फील्ड था जो इंड्यूस हुआ, मान लो चलो ये इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज ऐसे था कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में, ऐसे सर्कुलर है ये, मान लो वायरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये हमने ऐसे सर्कुलर क्यों बनाया? क्योंकि जो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड बनाया था कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में ये ऐसे था, इधर प्लस इधर माइनस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के ही डायरेक्शन में क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल चलेगा तो इसी को हम करंट का डायरेक्शन भी अज्यूम कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि अगर यहाँ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता तो वो इसी डायरेक्शन में चलता, फील्ड के डायरेक्शन में, और जिधर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल चलता है वही डायरेक्शन करंट का होता है। तो ये मान लो करंट का डायरेक्शन है, यानी जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उधर ही करंट का डायरेक्शन होगा। तो राइट हैंड का थंब अगर हम करंट के डायरेक्शन में रखते हैं तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड आता है। यानी कि अगर ये हमारा वायर था, एक इमेजिनरी वायर यहाँ पर है, एक्चुअल वायर तो नहीं है, ये अगर हमारा करंट का डायरेक्शन है तो थंब को करंट का डायरेक्शन में रखा और फिंगर्स को मोड़ा, तो ये जो डायरेक्शन है ये मैग्नेटिक फील्ड का है। ऐसा एक सर्कुलर टाइप का कर्ल करने वाला मैग्नेटिक फील्ड हमें मिलता है। और इस कर्ल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो उस मैग्नेटिक फील्ड के चारों ओर कर्लिंग होगा। तो ये जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ जो बनाया है वो ये नहीं है, ये उस वायरिंग मैग्नेटिक फील्ड से आया है। ठीक है, वो मैग्नेटिक फील्ड वायरिंग वाला कहाँ से आया? वो इस वायरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आया। बात करते हैं तो समझना आसान होगा। कुछ ऐसे डायरेक्शन था मैग्नेटिक फील्ड का, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। तो क्या मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को देखकर उस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बता सकते हैं जिससे ये आया है? बिल्कुल बता सकते हैं। अगर करंट ऐसे है तो ये मैग्नेटिक फील्ड है तो करंट किधर होगा? तो फिर से वही बात, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है तो ये करंट होगा, यानी दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो ये अगर हमारा मैग्नेटिक फील्ड है तो इसके चारों ओर एक कर्ल वाला इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड आएगा, वायरिंग मैग्नेटिक फील्ड। फिर इस वायरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से वायरिंग मैग्नेटिक फील्ड, ये चेन इसी तरह से। अब हमें उस बिगिनिंग में जो हमने वायरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लिया था कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में, अब हमें उसकी भी डिस्प्लेसमेंट करंट के बेसिस पर मैथमेटिकली इसको डिस्कस किया कि ऐसा कुछ होना चाहिए। तो वायरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, वायरिंग मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को ऐसे ही आगे बढ़ाते और ये इसी तरह से बात हुई। वो आया कहाँ से था? वो आया था कैपेसिटर प्लेट्स पर जो चार्ज आ रहा है वहाँ से आया था। ठीक है, तो कुछ कैलकुलेशंस यहाँ पर होंगी जो हमें अभी करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे सिलेबस में रिक्वायर्ड भी नहीं है, उनको आगे क्लासेस में जब पढ़ोगे तो करने की ज़रूरत होगी। तो मैक्सवेल ने ये कहा कि अगर इस तरह से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को बनाते हुए आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर एक वेव जैसी चीज़ बन रही है जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कह सकते हैं। और अगर ये वेव जैसी चीज़ बन रही है तो इसमें क्या चीज़ वैरी हो रहा है? जैसे रस्सी में बनने वाली जो वेव होती है उसमें, या वाटर सरफेस पर बनने वाली वेव, थोड़ा आसान एग्जांपल है, उससे भी समझ सकते हैं। तो वाटर सरफेस पर जो वेव बनती है उसमें क्या चीज़ वैरी होता है? उसमें जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो मॉलिक्यूल्स का जो डिस्प्लेसमेंट है मीन पोजीशन से वो लगातार बदलते रहता है।
तो और इसी तरह से जो एडजेसेंट पार्टिकल्स हैं वो भी ऑसिलेट होते हैं और ये वेव यानी ये डिस्टरबेंस आगे बढ़ता चला जाता है। यहाँ पर क्या चीज़ बदल रही होगी, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के केस में क्या बदल रहा है? तो ये ऑलरेडी बिगिनिंग से ही ये बात हो रही है, यहाँ पर वायरिंग मैग्नेटिक फील्ड और वायरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड हैं। तो मैक्सवेल के प्रिडिक्शन के अकॉर्डिंग अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है, वो कुछ इस तरह की, ये ऐसी वेव है जो एक्स डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है, के इसका वेव नंबर है, के क्या होता है 2π/λ, इसको कहते हैं वेव नंबर। और ये जो ओमेगा है ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा 2π इंटू फ्रीक्वेंसी। तो ये एक वेव की इक्वेशन है जो आगे बढ़ती है, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव जिसको हम कहते थे। तो इस तरह की कुछ वेव होनी चाहिए इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वाली। तो अगर इसको देखकर हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू लिखें जो वेव की इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हो, तो वो कुछ इस तरह की होनी चाहिए। वायरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसी इक्वेशन होनी चाहिए कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर ऑसिलेट कर रहे हैं, तो ये परपेंडिकुलर ऑसिलेशंस हम किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो कहाँ से स्टार्ट हुई थी, जो स्टार्ट करने वाला मैकेनिज़्म था वो किन डायमेंशंस में रखा गया था, उस पर डिपेंड करेगा। तो सिंप्लिसिटी के लिए अगर हम मान लें कि उस ग्राफ, ठीक है, और ये हमारा हुआ मान लो एक्स डायरेक्शन और ये हो जाएगा सपोज़ वाई। तो x और y अगर ऐसे हैं तो x से y राइट हैंड के फिंगर्स को मोड़ेंगे तो z इस तरफ आएगा। तो मैक्सवेल ने जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक पिक्चर बनाया, ठीक है, तो वो पिक्चर कुछ इस तरह का था, ग्राफ कह सकते हैं। तो ग्राफ कुछ ऐसे था, इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशंस अगर हम मान लेते हैं x डायरेक्शन में हो रहे हैं और z डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आगे बढ़ रहा है, तो इस इक्वेशन को कैसे लिखा जाए? ये x डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है और ये है सपोज़ इतना E0। तो वेरिएशन हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का x के पहले 0 था, अपोजिट साइड में हो रहे हैं किधर बनाए, और ये z डायरेक्शन में डिस्टर्बेंस आगे बढ़ रहा है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वेव के लिए इक्वेशन कैसे लिखेंगे? ये वेव की इक्वेशन है, इंस्टेंट पर इतना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है, हम उस बात को बताने के लिए यहाँ पर Ex लिख देते हैं, ठीक है। तो Ex इक्वल टू क्या होना चाहिए? ये A क्या होता है? ये होता है एम्पलीट्यूड, दिस इज एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम जो वैल्यू हो सकती है वेरी होने वाली क्वांटिटी की। तो यहाँ पर वेरी होने वाली क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड और इसकी मैक्सिमम वैल्यू है E0। तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड की जगह क्या लिखेंगे? E0 साइन के, और ये जो डायरेक्शन है यहाँ जो x लिखा है, जिस डायरेक्शन में वेव जाती है वो डायरेक्शन लिखी जाती है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। क्योंकि कल एक्चुअली हमको कुछ काम है तो हम क्लास ले नहीं पाएंगे, इसीलिए हम आज पढ़ा रहे थे। ऐसे भी सिलेबस थोड़ा पीछे चल रहा है तो हम यही प्लान कर रहे हैं कि हर दिन शाम को क्लास लें लगभग, ठीक है, ऐसा प्लान किया है ताकि जल्दी जल्दी पूरा हो जाए, फिर थोड़ा सा रिवीजन भी कर लेंगे, ठीक। तो वायरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमने एक वेव की इक्वेशन लिखी है। ये वेव की इक्वेशन क्या बताती है? यहाँ Ex लिखा है, Ex लिखा है मतलब हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो x डायरेक्शन में वैरी होते हैं, यानी ये जो लाइन है z लाइन, इसके ऊपर x और इस तरफ -x, यानी कि x डायरेक्शन में ऑसिलेशन हो रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के। अच्छा, इसी तरह से अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के लिए लिखें, फॉर वायरिंग मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड हमारा क्या होगा? अभी जैसे डिस्कशन हो रहा था कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो हमारा जो z डायरेक्शन था वो तो हमने वेव के चलने का डायरेक्शन ले लिया है, ये हमारा वेव के चलने का डायरेक्शन हो गया, यानी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन हो गया, यानी जिस डायरेक्शन में वेव आगे बढ़ रही है, ठीक है। और x डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। तो अब कौन सा डायरेक्शन बचा? वो बचा है y, ठीक है। तो y डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशंस होंगे। तो y डायरेक्शन हमने जो डायग्राम में दिखाया है वो किस तरह से होगा?
ये हमारा वाई डायरेक्शन, यानी जो ये प्लेन है, जो फ्लोर वाला प्लेन है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशंस हो रहे हैं। ठीक है, ये जो ब्लू वाली जो वेव दिखाई दे रही है, ये किस में है? ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। तो इसमें हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशन। ये हमारे मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशंस हैं, ये जो ब्लू वाले एरोज हैं। ठीक है, तो ये जो सबसे बड़ा एरो है, यानी ये मैग्नीट्यूड है मैग्नेटिक फील्ड का। और इधर भी दिखा सकते हैं, ये बैक साइड में, पीछे साइड में है ये वाले जो ऑसिलेशन जो एरो हैं। एरो क्या इंडिकेट करते हैं? ये वेरिएशन इन मैग्नेटिक फील्ड इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ग्राफ हम बना सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड के लिए इक्वेशन लिखें तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा वाई डायरेक्शन में ऑसिलेट हो रहा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे बी वाई। यहाँ पर लिखेंगे एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यानी बी नॉट साइन जिस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। दोनों ही अलग अलग प्लेन में ऑसिलेट कर रहे हैं, बट दोनों बढ़ किस डायरेक्शन में रहे हैं? जेड डायरेक्शन में। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैग्नेटिक फील्ड को हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही लेना है, इलेक्ट्रिक फील्ड को इसी प्लेन, तुम किसी भी प्लेन में ले सकते हो। बट हमें क्या देखना है कि जो तीनों वेक्टर्स हैं, कौन से तीनों वेक्टर? इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेव के आगे बढ़ने का जो वेक्टर, या कह सकते हो जो वेलोसिटी होगी वेव की, वेलोसिटी का डायरेक्शन, वो तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो सकते हैं, किसी भी प्लेन में ले सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि जैसा इस डायग्राम में बना है वैसे ही लेना है। ठीक है, कोई भी डायरेक्शन चूज़ किया जा सकता है, बट क्या ध्यान रखना है कि तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए। हमने जो अभी डायग्राम बनाया है उसमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा, ये ब्लैक वाला, और ये जो ब्लू वाला है ये है मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे है, और जो वेव आगे बढ़ रही है वो ऐसे है जेड डायरेक्शन में। ठीक है, इस तरह से ये वेव आगे जा रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेन में ऑसिलेट हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन में, हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऑसिलेट हो रहा है, और वेव हमारी ये जो पेंसिल है इसके डायरेक्शन में आगे जा रही है। ठीक है, तो किसी भी प्लेन में ले सकते हैं, बट एक दूसरे के परपेंडिकुलर ये वेक्टर्स होने चाहिए। अच्छा, इस डायग्राम के मुताबिक हम इक्वेशन लिख रहे हैं। तो वेव हमारी जा रही है जेड डायरेक्शन में, तो के के साथ वो डायरेक्शन आएगा जिसमें वेव आगे बढ़ रही है, तो के जेड माइनस ओमेगा टी। दोनों के लिए ओमेगा सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन हो रहा था जिस फ्रीक्वेंसी के साथ, मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन भी उसी फ्रीक्वेंसी से और उसी फेज़ में होता है। उसी फेज़ में होने का मतलब क्या है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है, देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एरो सबसे बड़ा है, उसी इंस्टेंट पर मैग्नेटिक फील्ड का एरो भी सबसे बड़ा है। यानी जब इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा तभी मैग्नेटिक फील्ड भी मैक्सिमम होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगा तभी मैग्नेटिक फील्ड भी ज़ीरो होगा। यानी कि ये दोनों जो वेरिएशंस हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के, ये आपस में सेम फेज़ में हैं। ठीक है, तो ये हमने इक्वेशंस लिख ली। ये मैक्सवेल ने इक्वेशंस ऐसे प्रिडिक्ट की, इस तरह से इक्वेशन होनी चाहिए। अच्छा, तो ये जो इक्वेशंस हैं और ये जो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है, ये सबका बेसिस क्या है? इन सब का बेसिस है मैक्सवेल्स इक्वेशंस। मैक्सवेल्स इक्वेशन क्या है? ये शुरुआत कहाँ से की थी मैक्सवेल ने ये सब डिस्कशन की? तो इसकी शुरुआत उन्होंने की थी एम्पियर सर्किटल लॉ से। एम्पियर सर्किटल लॉ पिछले क्लास में डिस्कस किया था। जैसे एम्पियर सर्किटल लॉ उन्होंने कैपेसिटर प्लेट्स के बीच वाली जगह के लिए अप्लाई किया और उसमें कुछ इनकन्सिस्टेंसी आई, तो उसको कंसिस्टेंट बनाने के लिए एक वो डिस्प्लेसमेंट करंट वाला जो टर्म उन्होंने ऐड किया था, वहाँ से इस सब की शुरुआत हुई। तो मैक्सवेल की जो इक्वेशंस हैं वहाँ से ये सारा डिस्कशन स्टार्ट हुआ था। तो मैक्सवेल की जो इक्वेशंस हैं वो क्या हैं, और ये जो वेव्स उन्होंने प्रिडिक्ट की हैं, वेव की इक्वेशंस, ये उन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करनी चाहिए, तभी हम कह पाएंगे कि ये सही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की इक्वेशंस हैं। ठीक है, ये तो उन्होंने जो पिक्चर बनाया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का उसके बेसिस पर ऐसे लिखा इक्वेशंस को। ठीक, तो जो मैक्सवेल की इक्वेशंस जिनको कहा जाता है, इनफैक्ट उनमें से मैक्सवेल की इक्वेशंस तो एक भी नहीं है, बट मैक्सवेल्स इक्वेशन के नाम से ही ये पॉपुलर है। क्यों? क्योंकि इनका जितनी खूबसूरती के साथ, जितना ब्यूटीफुली मैक्सवेल ने यूज़ किया ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की थ्योरी डेवलप करने के लिए, तो इसकी वजह से इन इक्वेशंस को मैक्सवेल की इक्वेशन कहा जाता है। मतलब कहने का कि जैसे मान लो कोई, हम लोग किसी ब्रांड से कोई कपड़ा ख़रीदते हैं, तो उस ब्रांड ने कपड़ा नहीं बनाया, मतलब फैब्रिक था वो किसी और ने बनाया, जो उसमें मटेरियल यूज़ हुआ, बटन और ये सारी चीज़ें यूज़ हुई, वो किसी और ने बनाई।
लेकिन जो फाइनल प्रोडक्ट था, यानी मान लो हमने शर्ट खरीदी, वो किसी ब्रांड ने बनाई, तो उस ब्रांड का हम नाम बताते हैं कि इस ब्रांड की शर्ट बड़ी अच्छी थी। तो वैसा ही कुछ कुछ यहाँ भी समझ लो। मतलब मैक्सवेल की इक्वेशन इनमें से एक्चुअली एक भी नहीं है, लेकिन इन इक्वेशंस का इतना ब्यूटीफुली यूज़ किया और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की थ्योरी जो डेवलप की, ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट था साइंस की दुनिया में उस ज़माने में। तो इसीलिए इन इक्वेशंस को मैक्सवेल्स इक्वेशन के नाम से जाना जाता है। तो ये इक्वेशंस क्या थे, एक्चुअली क्या थे, जैसे इनमें था एक तो गॉस लॉ था, गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स काफ़ी डिटेल में हम लोगों ने पढ़ा है और उसके एप्लीकेशन भी किए थे। तो वो क्या था, ई डॉट डी एस इज़ इक्वल टू 1/ε0 क्यू नेट एनक्लोज्ड, ये हमने पढ़ा था। ई डॉट डी एस का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस। ये देखो इंटीग्रेशन के ऊपर हमने फील्ड सर्कल बनाया है, मतलब ये एक क्लोज्ड सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। ई डॉट डी एस का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस का डॉट प्रोडक्ट, यानी कि सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड का नॉर्मल कंपोनेंट। खैर ये सब डिस्कशन हमारा ऑलरेडी हो चुका है। तो गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इन मैक्सवेल इक्वेशंस का एक मेंबर है। और फिर उसके बाद में जो हमने पढ़ा था फैराडेज लॉ, एम्पियर्स लॉ। इसके बाद अगर हम अपने सिलेबस के सीक्वेंस के अकॉर्डिंग चलें तो गॉस लॉ के बाद हमारे सामने आया था क्या, एम्पियर्स लॉ। लेकिन एम्पियर्स लॉ में जो मैक्सवेल ने मॉडिफिकेशन किया था, ठीक है, उसको यहाँ पर इंक्लूड करना है हमें, बिकॉज सारी चीज़ की शुरुआत यहीं से हुई थी। एम्पियर्स मैक्सवेल सर्किटल लॉ, ठीक है, इसको हम एम्पियर मैक्सवेल लॉ लिख देते हैं शॉर्ट में। तो वो क्या था, वो ये था B डॉट डी एल, यानी लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर ए क्लोज्ड लूप। कितना आया था, म्यू नॉट आई सी म्यू नॉट आई डी, ठीक है, ये था। बट हमारा जो भी डिस्कशन है वो एक कंडक्टिंग वायर के आसपास के लिए नहीं था, ये हमारा था कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में जो खाली जगह है उसके लिए था। तो खाली जगह की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर IC यानी कंडक्शन करंट तो हो जाती है ज़ीरो। तो इस इक्वेशंस के सेट में हम इस वाले टर्म को नहीं लिखते हैं, ठीक है। कंडक्शन वाला जो होता है वो भी लिखा जाता है, उसकी भी हमें ज़रूरत होती है जब कंडक्टिंग वायर होता है। जब कंडक्टिंग वायर के आसपास फील्ड निकालते हैं, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो IC वाला टर्म लेते हैं, ID यानी डिस्प्लेसमेंट करंट वाला नहीं लिया जाता है। तो फिलहाल हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात कर रहे हैं, तो हमें वही टर्म लेना है जहाँ से ये सारी शुरुआत हुई, यानी डिस्प्लेसमेंट करंट वाला, ठीक है। तो इसको हम लिखते हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू डायरेक्ट लिख देते हैं। अगर याद हो पिछले क्लास में था ε0 डी फाई ई बाई डी टी, ठीक है, ये एम्पियर मैक्सवेल लॉ। और जो तीसरा इक्वेशन हम यहाँ लिख सकते हैं वो है गॉस लॉ, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म है, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। वो क्या था, वो था कि सरफेस इंटीग्रेशन अगर करें मैग्नेटिक फील्ड का, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स फॉर ए क्लोज्ड सरफेस निकालें तो वो ज़ीरो आता है। और जो एक चौथी इक्वेशन है फैराडेज लॉ, वो भी इन इक्वेशंस के सेट का हिस्सा है, बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इसका हमने यूज़ भी किया था पिछले क्लास में। फैराडेज लॉ, फैराडेज लॉ क्या है, B डॉट डी एल, ठीक है। फैराडेज लॉ तुमने पढ़ा होगा, ये वाला तुम्हें याद होगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स में अगर कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है तो डी फाई बाई डी टी इक्वल टू EMF होता है। तो उसी को हमने यहाँ लिखा है फैराडेज लॉ, B डॉट डी एल नहीं, सॉरी, यहाँ पर होना चाहिए E डॉट डी एल, ठीक है। E डॉट डी एल एक्चुअली क्या है, ये वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस है, या EMF कुछ भी कह लो। E डॉट डी एल इक्वल टू डी फाई बी, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स का रेट ऑफ चेंज, और यहाँ एक माइनस साइन भी था। तो ये जो चार इक्वेशंस हैं इनको मैक्सवेल्स इक्वेशन, मैक्सवेल्स 4 इक्वेशंस कहा जाता है। इसको जैसे हम इसको और थोड़ा और वैल्यू देने के लिए, थोड़ा और रेस्पेक्ट देने के लिए मेरी तरफ से इनको बोला जाता है फैंटास्टिक फोर। फैंटास्टिक फोर तुमने पढ़ा होगा, मार्वल कॉमिक्स में एक मूवी था फैंटास्टिक फोर करके, एक मूवी है, तो इनको फैंटास्टिक फोर समझ लो तुम, ठीक है। ये बहुत ही पावरफुल इक्वेशंस हैं, इन्हीं की हेल्प से सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी डेवलप हुई है, ठीक है। तो हमने जो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशंस यहाँ पे लिखी हुई थी,
ई एक्स इक्वल टू ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, और जो मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन थी बी वाई इक्वल टू बी नॉट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी। ठीक है, जो के साथ में जो लिखा है ना एक्स वाई जेड, वो कौन सा लिखा जाता है, जिस डायरेक्शन में वेव आगे बढ़ रहा है। ठीक, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की हमने यहाँ वैल्यूज़ लिखी थी वो इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करनी चाहिए। ठीक है, तभी हम कह सकते हैं कि ये इक्वेशंस एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इक्वेशंस हैं और उनका बेसिस ये सब है। फिलहाल 12th क्लास में हमें उतना करने की ज़रूरत नहीं है कि हम उन वैल्यूज़ को यहाँ पर लिखें और इनको सेटिस्फाई कराएं। किया जा सकता है, ऐसा कोई असंभव काम नहीं है, बट फ़िलहाल के लिए हमें ज़रूरत नहीं है। तो इन इक्वेशंस की हेल्प से जब हम सॉल्व करते हैं इन इक्वेशंस को, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यूज़ हैं उनका एक रिलेशन मिल जाता है। तो वो रिलेशन क्या है? इन इक्वेशंस को सॉल्व करने से हमें मैग्नेटिक फील्ड की दो वैल्यूज़ मिलती हैं। एक वैल्यू तो मिलती है बी नॉट। बी नॉट क्या चीज़ था? मैग्नेटिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू। तो क्या वैल्यू मिलती है? म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ई नॉट सी। एक वैल्यू तो हमें ये मिलती है। ये मिलती है हमें किससे? ये एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ से मिलती है, फ्रॉम एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ, उससे ही मिलती है। ठीक है, और जो दूसरी वैल्यू है मैग्नेटिक फील्ड की वो हमें मिलती है फैराडेज लॉ से, फॉर नहीं फ्रॉम। और दूसरी जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है वो हमें मिलती है फैराडेज लॉ से। तो जो दूसरी वैल्यू है मैग्नेटिक फील्ड की और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यूज़ हैं, इनका जो हमें रिलेशन मिलता है, तो वो दूसरी वैल्यू हमें क्या मिलती है? वो मिलती है ये बी नॉट इक्वल टू ई नॉट बाई सी। ये दो वैल्यूज़ हमें मिलती हैं। कहने का मतलब है कि जो हमारी चार इक्वेशंस हैं, जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यूज़ हैं, उनके हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड की ये दो वैल्यूज़ होनी चाहिए। ठीक, तो अगर हम इनका आपस में रिलेशन निकालें इन दोनों वैल्यूज़ का, तो ऐसा कह लो कि बी नॉट की ये वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करो या ई नॉट की वैल्यू निकाल के यहाँ सब्स्टिट्यूट करो, कुछ भी कर सकते हैं। दोनों ही केसेस में इसको अगर हम ए मान लें और इसको मान लें बी, तो इन इक्वेशंस से फ्रॉम ए एंड बी हमें एक बहुत ही गजब की चीज़ मिलती है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ मिलती है। वो ये है सी, यानी कि जो सी क्या चीज़ था यहाँ पर? सी था स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, ये स्पीड ऑफ लाइट अभी हम इसको नहीं कहेंगे। मान लो कि ये वैल्यू हमें मिली। ठीक, सी एक्चुअली क्या चीज़ था? सी जो था वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड थी। ठीक, यहाँ जो अगर हम वी लिख लेते हैं, नॉट सी, यहाँ पर हम लिख लेते हैं वी। ठीक है, ये वी क्या चीज़ थी? ये वी थी स्पीड ऑफ ईएम वेव। जो वेव की इक्वेशन लिखी गई थी यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, और ये जो चार इक्वेशंस का सेट था, उनकी हेल्प से हमने निकाला ये जो v था, ये स्पीड ऑफ वेव था, और उसकी वैल्यू ये आ जाती है। अभी हम इसको c लिखेंगे नहीं, c लिखने से तो फिर मज़ा ही ख़राब हो जाएगा। तो v की ये वैल्यू आई 1/रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। और म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट क्या चीज़ें थी ये तो बहुत पहले से पता था। ये सारा जो कैलकुलेशन मैक्सवेल ने किया इसके बहुत पहले से ही मालूम था कि म्यू नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये ऑलरेडी मालूम था। तो क्या है म्यू नॉट? म्यू नॉट है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और क्या है एप्सिलॉन नॉट? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो अगर इनकी वैल्यूज़ हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करें तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की वैल्यू तो भाई यहाँ से मिल जाएगी 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट। ये तो हम लोगों ने एकदम बिगिनिंग में ही पढ़ा था, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, और ये वाली जो वैल्यू थी म्यू नॉट की, ये वैल्यू हमें मिल जाती है बायो-सावर्ट लॉ से, म्यू नॉट बाई 4 पाई। तो म्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू क्या थी? म्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू थी 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ठीक है, ऐसे ये वैल्यू थी म्यू नॉट बाई 4 पाई की। अगर इन वैल्यूज़ की हेल्प से हम इस क्वांटिटी को कैलकुलेट करें, बहुत मज़ेदार चीज़ आएगी। इसको तुम करके देख सकते हो खुद से भी, कोई डिफ़िकल्ट बात नहीं है। क्या करोगे? इसको मान लो 1 और इसको मान लो 2 और 1/2 कर देना। ठीक है, 1/2। 1/2 करने से देखो क्या होगा, ये 4 पाई तो चली गई, अब सो नहीं सकते और सोने की ज़रूरत भी नहीं होगी, बहुत एक्साइटिंग चीज़ आने वाली है। 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट आएगा डिवाइड करने से। इधर देखो क्या आएगा,
चलो कर ही लेते हैं, ये वाला कैलकुलेशन बहुत मज़ेदार लगता है, इसीलिए हम इसको, मालूम है तुम कर लोगे, फिर भी करके खुद से करके देख रहे हैं, अच्छा लगता है ये वाला कैलकुलेशन। टेस्ला मीटर पर एम्पियर, यूनिट्स के साथ लिखना और मज़ेदार होगा, यूनिट्स के साथ लिखने से और भी अच्छा लगेगा। देखो तो क्या आता है, 1/μ0 ε0, देखो क्या आएगा, 1/μ0 ε0, इधर 9 और 10⁻16। और अब ज़रा यूनिट्स को देखना, ये भी काफ़ी अच्छा है, पर कूलम स्क्वायर, और यहाँ पर टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ठीक है, तो 9 × 10⁻16 को ऐसे ही रहने दो, और अब यहाँ पर देखो न्यूटन मीटर स्क्वायर और ये कूलम स्क्वायर। कूलम स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, देखो कूलम किसका यूनिट है, चार्ज का, चार्ज होता है I × t यानी करंट इनटू टाइम। तो चार्ज को लिख दो तुम, क्या चार्ज को लिख दो, चार्ज कूलम इक्वल टू क्या हुआ, एम्पियर इंटू सेकेंड, ये हुआ ना। तो कूलम पावर -2 था, तो एम्पियर इंटू सेकेंड पावर -2। और इधर टेस्ला, टेस्ला को थोड़ा सा हम सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, कहाँ से टेस्ला की वैल्यू निकालेंगे, टेस्ला नहीं है टेस्ला, टेस्ला कैसे निकलेगा, टेस्ला यहाँ से निकलेगा। देखो अगर तुम्हें याद हो F = BIL sin थीटा, ये वाला फार्मूला याद होगा, बिल साइन थीटा। तो साइन थीटा तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, रेशियो, उससे कोई मतलब नहीं है। टेस्ला इसका यूनिट है B का, ठीक है। तो B = क्या आता है, F/IL। तो B का यूनिट यानी कि टेस्ला की जगह लिख सकते हैं न्यूटन, और ये क्या है एम्पियर, और ये क्या है मीटर। तो टेस्ला की जगह हम ये लिखेंगे न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर, ठीक। और इधर क्या था, मीटर पर एम्पियर, ठीक। अब देखना, अब होने ही वाला है वो चीज़ जिसका इंतज़ार था। तो न्यूटन न्यूटन डिवाइड हो गया, ठीक है। और देखो और क्या डिवाइड हो रहा है, और डिवाइड हो रहा है एम्पियर, -1 पावर यहाँ, -1 पावर यहाँ, यानी -2 पावर हुआ, और यहाँ -2 पावर है, ये भी डिवाइड हो गया, ठीक है। ये मीटर मीटर ये चले गए, तो ऊपर क्या बचा, देखो मीटर स्क्वायर और पर सेकेंड स्क्वायर, इधर कुछ नहीं बचा, सब साफ। अब देखो 9 × 10⁻16 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये देखो पूरे को अगर हम होल स्क्वायर में लिखें तो बहुत ही कहते हैं ना स्टनिंग रिज़ल्ट मिलता है। मैक्सवेल को ये जो रिज़ल्ट मिला था उससे उनको ज़बरदस्त शौक लगा। शौक कौन सा, दो टाइप का शौक रहता है, एक दुख वाला और एक एक्साइटमेंट वाला, खुशी वाला शौक। तो ये जो शौक था, ज़बरदस्त शौक लगा मैक्सवेल को कि भाई 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये तो है स्पीड ऑफ लाइट, ये स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक है। इतने बड़े साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन बनाए हैं, ये फिर भी उस एक्सक्लेमेशन को एक्सप्लेन नहीं कर सकते जो मैक्सवेल को फील हुआ होगा, ठीक है। ये हम लोग आज पढ़ रहे हैं यहाँ छोटे से कमरे में बैठ के, छोटे से बोर्ड पे एक छोटे से फिजिक्स जानने वाले पढ़ा रहे हैं, बहुत मामूली चीज़ लग रही है, लेकिन ये बहुत बड़ी चीज़ थी, बहुत बड़ी चीज़ थी ये, कि वेव की स्पीड कैलकुलेट कर रहे थे, ठीक है। ये 1/μ0 ε0 की वैल्यू इतनी आई। अब जब वेव की स्पीड का हम जो अभी फार्मूला लिख रहे थे वो क्या था, वो ये था, ठीक है, ये था। तो 1/μ0 ε0 की वैल्यू ये आई, यहाँ पे इसका स्क्वायर, यहाँ वैल्यू डालोगे तो क्या आ जाएगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये चीज़ देखकर मैक्सवेल उछल पड़े होंगे अपनी कुर्सी से, क्योंकि इस कैलकुलेशन से ये प्रूव हो गया, ये पता चला, प्रूव नहीं हो गया, मतलब एक नई ब्रांच ही खुल गई, पूरी साइंस की एक नई ब्रांच खुल गई। वो क्या कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात कर रहे थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात कर रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे थे, और करते करते पहुंच कहाँ गए, पहुंच गए यहाँ लाइट पे पहुंच गए, समझे। तो उस ज़माने में इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल अलग थी, मैग्नेटिज्म बिल्कुल अलग था। दोनों का मिलाने का काम किसने किया था, फैराडे ने। इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी। और मैक्सवेल की जो ये डिस्कशन थी, ये जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन थी, उससे कहाँ पहुँच गए, लाइट पे। तो इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और ऑप्टिक्स सब कुछ मिलाकर एक हो गया, और एक नया
साइंस का फील्ड खुल गया जिसको कहा गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, तो ये ऐसी थ्योरी थी, इसने 3 बिल्कुल डिफरेंट साइंस के फील्ड्स को एक छत के नीचे ला दिया, जिनका आपस में लोगों को लगता था कि कोई रिलेशन नहीं होगा। वो आपस में रिश्तेदार निकले। दूर के कोई मिल जाते ना, ट्रेन में जाते जाते बैठे हैं, हाल चाल पूछा, घर का पता पूछा, और वो पता चले कि वो रिश्तेदार थे हमारे। तो वैसा ही कुछ यहाँ पर हुआ। एक चीज़ तो ये थी, और बात सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं हुई, और ज़्यादा स्टनिंग बात ये हुई कि जो लाइट जो चीज़ थी ना, इसके बारे में बहुत डिस्कशन चल रहा था पहले से कि लाइट आखिरकार है क्या चीज़। समझ में ही नहीं आती लाइट है क्या चीज़। उस ज़माने की बात हो रही है जब मतलब ऐसा समझ लो कि कुछ भी नया आइडिया देने से फांसी पर लटका दिया जाता था, चौराहे पे खड़ा करके जला देते थे, मतलब सब कुछ इस ऐसा माहौल था। तो लाइट के बारे में डिस्कशन करना कि लाइट क्या चीज़ है बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। कोई बोलता था लाइट पार्टिकल से मिलकर बनता है, कोई बोलता है वेव है, और अगर वेव है तो मीडियम चाहिए। अभी हम लोग आगे आने वाले चैप्टर्स में और डिस्कस करेंगे कि लाइट का नेचर कितना ज़्यादा कंफ्यूजिंग था और कितना मतलब अजीब कह सकते हो, अजीब टाइप की नेचर थी लाइट की। तो इस डिस्कशन से, इस कैलकुलेशन से ये एक नया रास्ता खुल गया लाइट के बारे में सोचने का कि लाइट तो एक वेव है, और कैसी वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर है तो उसको चलने के लिए कोई भी मीडियम नहीं चाहिए। ये पहली बार हुआ था। इसके पहले जितने भी टाइप की वेव्स पता थी वो मैकेनिकल वेव्स थी, और उसी में ज़बरदस्ती लाइट वेव को भी फिट करने की कोशिश की जाती थी। तो फिर वही बात है कि अगर वेव है तो मीडियम होना चाहिए, और अगर मीडियम है तो फिर स्पेस में चल के कैसे लाइट हमारे पास आ जाती है। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इस बात को, बस यहाँ पर उसको बोल देते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या सोचा गया, इमेजिन किया गया कि पूरे स्पेस में एक मीडियम है, पूरे स्पेस में मीडियम है, वैक्यूम कहीं है ही नहीं, ऐसा इमेजिन किया गया। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये जो डिस्कशन है ये अपने आप में बहुत बड़ा माइलस्टोन था साइंस की दुनिया में, और इसने बहुत से नए रास्ते खोले। बहुत से कई 200-300 साल से जो डिस्कशन चल रहे थे उन डिस्कशंस को एक नया डायरेक्शन दे दिया। इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स सबको एक में मिला दिया। ठीक है, तो हमारा जो आज का डिस्कशन है वो फ़िलहाल हम यहीं पर रोकते हैं। अब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे बनती हैं, उनकी स्पीड क्या होगी, उनके डायरेक्शन, उसमें इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन किस तरह होगा, ये हमने पढ़ लिया। अब जो हमारा लास्ट डिस्कशन होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पर, उसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो अदर प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या हैं। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था मैकेनिकल वेव्स में, वेव्स कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम विद देम, और वो किसी सरफेस पर अगर टकराती हैं वेव्स तो वहाँ पर कुछ ना कुछ उनका इफ़ेक्ट होता है।